जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो ये आपका जो वीडियो है ये बीपीएससी पीवाईक्यू का, इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बीपीएससी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा है और आगे भी किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, किस तरह का संभावना बनता है। इसलिए हम इसे केवल एक का ए, दो का बी इस तरह करके केवल टिक आउट नहीं करेंगे, बल्कि जो भी पीवाईक्यू रहेगा उसका हम लोग टोटली एनालिसिस करेंगे और उसका जो ऑप्शन बेस्ड होगा वो जिस टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा उस टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग टच करते चलेंगे। बाकी बात जहाँ से जिस टॉपिक को लगेगा कि हाँ इसको और डीपली बताना है, इसको और अंदर तक पढ़ना है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी एक बना देंगे। जैसे कि बौद्ध धर्म और साम्राज्य, वंश, ये सब जितने भी है ये सब से रिलेटेड हम सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए लाएंगे। लेकिन अभी जो भी हम ये पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे उसका भी हम डीपली से एनालिसिस करेंगे। मान लिया जाएगा जबकि इसमें 10 क्वेश्चन भी हम एनालिसिस करते हैं तो वो 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन और उससे टच होने वाले जो भी टॉपिक हैं उसको रिलेट करके ही हम चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, क्योंकि हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका बीपीएससी में। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो जो भी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है और जो भी कोर टॉपिक हैं, कोर सब्जेक्ट है, उसको हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको कवर करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है ये, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। यानी कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा ये विवाद था, जिसमें कि दो प्रमुख जुड़े विवाद में दिया गया था। एक तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, और दूसरा था तड़ित चालक सिद्धांत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जिसका संस्थापक एक ब्रिटिश सिविल सेवक रहे एओ ह्यूम थे, क्योंकि इसी से रिलेटेड एओ ह्यूम संस्थापक होने की वजह से ही ये दो तरह का सिद्धांत आया था। पहला था कि लाला लाजपत राय का कहना था वो मुख्य रूप से उदारवादी नेतृत्व पर प्रहार करने के लिए, क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे वो उग्रवादी से थे। उग्रवादी और एक उदारवादी, दो तरह का चला था, एक उदारवादी एक उग्रवादी। तो लाला लाजपत राय जो उग्रवादी दल से थे, यानी कि गरम दल से थे, और वो नरम दल यानी उदारवादी जो थे उन पे प्रहार किया था कि ये जो संस्था कांग्रेस की स्थापना हुई है ये एक सुरक्षा बल सिद्धांत है। किसके लिए? तो अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज पहले ही पूर्वानुमान लगा लेंगे क्यों कि कौन सा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि इसका संस्थापक कौन है, तो एक अंग्रेज सिविल सेवक एओ ह्यूम। लेकिन वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादी दल के नेता थे, उनका कहना था कि ये सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीय नेताओं ने एओ ह्यूम का प्रयोग किया था। इनका सिद्धांत था तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत क्या होता है, तो ये आप देखेंगे तड़ित चालक सिद्धांत, जैसे कि घर के ऊपर देखते होंगे जो 2-3 मंजिले का घर होता है, उस पर एक रड लगा दिया जाता है और उसको सीधा भूमि से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि बिजली चमकने के बाद जो है वो इसके घर को ना नुकसान पहुंचा के इसके माध्यम से वो ज़मीन में चला जाता है। यही कहना था गोपाल कृष्ण गोखले का कि जो ये ह्यूम का प्रयोग किया गया है वो तड़ित चालक सिद्धांत पर है, कि पहला बार ये अखिल भारतीय मंच संगठन बना है कांग्रेस। अगर जबकि एक अंग्रेज रहता है तो इस पर अंग्रेजी अधिकारी जो भी हैं वो कम ध्यान देंगे और इसको दबाने का कोशिश नहीं करेंगे। ये गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था। और वहीं लाला लाजपत राय जो थे उनका कहना था कि ये सुरक्षा बल सिद्धांत है अंग्रेज़ों के लिए। तो ये था आपका पहला प्रश्न। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। तो किस वायसराय पे बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 की ये घटना है। 23 दिसंबर 1912 की। उस टाइम भारत की राजधानी जो था कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। ये इसका घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे बाद में दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न जो है वो है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। तो वो आपका लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख क्रांतिकारी भी थे
और विचारक, प्रमुख क्रांतिकारी और विचारक थे। इनका एक और भी है कि अमेरिका में रहने के दौरान ये गदर आंदोलन जो चल रहा था उसमें भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे गदर आंदोलन में। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न जो है वो है एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो ये आपका हो जाएगा इसका थियोडर बेक, जो कि सर सैयद अहमद द्वारा शुरू किए गए मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन का हिस्सा भी रहे ये। वहीं आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने पर जोर दिया। नेक्स्ट आपका द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र का प्रारंभ किया था। ये बीपीएससी आपका ये प्रश्न को हटा दिया गया था क्योंकि द यंग इंडिया नाम से नहीं था बल्कि ये यंग इंडिया नाम से था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी। लेकिन बीपीएससी इस प्रश्न को शायद हटा दिया है क्योंकि इसमें द यंग इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन रियल जो नाम है वो यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र था और ये शायद साप्ताहिक पत्र था। इसे आप एक बार देख लेंगे, यंग इंडिया ये साप्ताहिक पत्र था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था ये पत्र। नेक्स्ट है आपका छठा, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। यानी कि एक कमीशन आया था जिसमें भारत के ना कोई राजनीतिक दल ना कोई भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था, जिसके कारण आंदोलन को और तीव्रता मिली थी। तो वो जो कमीशन था वो आपका था साइमन कमीशन, आपका हो जाएगा साइमन कमीशन, जो कि 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था। क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे इसलिए इसे ब्लैक कमीशन भी कहा गया था। साइमन गो बैक के नारे दिए गए इसी कमीशन के विरुद्ध में। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न जो कि है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली के प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। तो वो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगर जबकि हम बात कर लें आज़ाद हिंद फौज की तो ये स्थापना 1 सितंबर 1942 मोहन सिंह मलाया में किए थे, जापानी मेजर फुजीहारा के सुझाव से। किसके सुझाव से किए थे? तो ये जापानी एक मेजर थे फुजीहारा, उसके सुझाव से मलाया में मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। वहीं मोहन सिंह पहले क्या थे? तो ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे। यानी मोहन सिंह पहले ब्रिटिश सेना में थे और ये 2 जुलाई 1943 को इसका सेकंड फेज आता है। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और इन्हें सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। यानी कि ये मोहन सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शाहनवाज खां हो, रास बिहारी बोस हो, ये सारे जो है ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड हैं। क्योंकि कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इसमें से एक कोई ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एक जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। लेकिन इसमें आपका अभी चारों जो हैं वो सभी इससे रिलेटेड हैं। जहाँ शाहनवाज खां का ये आपका जब आज़ाद हिंद फौज का जो एक मुकदमा चलता है, लाल किला मुकदमा आ गया, आप पढ़िएगा, लाल किला मुकदमा में इनका शाहनवाज खान का नाम आता है क्योंकि ये भी आज़ाद हिंद फौज से ही जुड़े थे। यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया गया। यहाँ से जब सिंगापुर पहुँचे सुभाष चंद्र बोस तो वहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया गया और यहाँ रास बिहारी बोस ने उन्हें सहयोग दिया। रास बिहारी बोस ने सहयोग दिया, यानी चारों व्यक्ति जो थे वो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न आपका, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये किसने कहा था? यानी कि ये मूल रूप से आप क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो समझे कि करो या मरो का नारा दिया गया। तो करो और मरो का नारा किसने दिया था? ये तो एक लोकप्रिय नारा है जिसे महात्मा गांधी ने दिया था। ये सबों को पता है कि करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, उसी टाइम दिए थे। करो या मरो का नारा दिया। स्वतंत्रता संघर्ष में प्रेरणा और साहस का प्रतीक बना और यही नारा जो था उस टाइम स्वतंत्रता संघर्ष में प्रेरणा और साहस, यानी कि एक साहस दिया आदमी में, एक जोश जज्बा जो होता है
जुनून का काम किया कि चाहे अब लड़के आज़ादी लेना है या इस आज़ादी की लड़ाई में अपना जान न्यौछावर कर देना, करो या मरो। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? जिस प्रकार यहाँ महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, उसी प्रकार M.A. जिन्ना जो थे वो बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। यानी कि उनका कहना था कि हमें एक पृथक राष्ट्र चाहिए और हमें छोड़ दो, पृथक राष्ट्र हमें बांट के हमें छोड़ दो, हम अलग रहेंगे, हम अपना एक अलग मुल्क बनाएंगे। ये M.A. जिन्ना का था। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? यानी कि ये शायद प्रश्न इसको भी इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि शायद इसको BPSC D माना, लेकिन ऐसे इसका आंसर A होना चाहिए। हाँ, A होना चाहिए, गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह। इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे बाद में देख लिया जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन को। फिलहाल इसको ड्रॉप आउट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 11वां, किस अधिनियम ने भारत के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्य के मूर्त रूप दिया था? तो ये आपका था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्योंकि 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये जो ब्रिटिश संसद में पारित होने वाला भारत से संबंधित सबसे अंतिम यही अधिनियम था जो कि ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। और इस अधिनियम के तहत ही भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने थे। नेक्स्ट आपका किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो ये आपका एनी बेसेंट है। ये जो होम रूल लीग की स्थापना की गई, एनी बेसेंट 1918 में बिहार की यात्रा किए थे। और एनी बेसेंट के बारे में अगर जबकि हम और बात करें तो ये 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता ये 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की थी। नेक्स्ट आपका जो है 13वां नंबर प्रश्न, वह चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? जो कि आपका नील भी वहाँ पे नील की खेती के विरोध में चंपारण में जो कि एक कमेटी बना था, तो नियुक्ति किसके बीच समझौता से हुआ था? तो भारत सरकार और गांधी जी। किसके बीच में हुआ था? तो भारत सरकार और गांधी जी। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को उठाया था 1917 में भारत। और ये जो वहाँ पे 1917 में ये हुआ था उसमें भारत में सत्याग्रह का पहला महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। सत्याग्रह का पहला महत्वपूर्ण प्रयोग कहाँ किसे माना जाता है? तो 1917 में जो नील की खेती के विरुद्ध जो गांधी जी किए थे चंपारण सत्याग्रह, वही भारत का पहला महत्वपूर्ण सत्याग्रह माना जाता है, भारत का पहला। इस तरह का भी प्रश्न कभी आगे पूछने की संभावना बनेगी। नेक्स्ट आपका है बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1929 में ये डेट आप याद रखेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न बनने की संभावना कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना, यानी कि उस टाइम जमींदार किसानों का जो शोषण करते थे उससे बचाने के लिए किसान सभा का गठन किया गया। और यही आगे चल के जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना का आधार भी बना। ये 1929 में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ वही आगे चलकर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई उसका आधार बना। नेक्स्ट और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न, वह बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो आपका पटना हरकारा इसका पहले प्रारंभ हुआ। चलिए हम लोग सब एक डेट से देखते हैं कि पटना हरकारा का 21 अप्रैल 1855, अखबार बिहार 3 सितंबर 1856, बिहार बंधु 1872, बिहार हेराल्ड 1875। तो ये जो आपका आज टोटल 15 प्रश्न का हम लोगों ने डिस्कशन किया जो सारे हिस्ट्री से रिलेटेड और ख़ास करके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे। इसी प्रकार आगे और जो भी हिस्ट्री के प्रश्न बचे हुए हैं उसका भी वीडियो जो है कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ये वीडियो नंबर 2 जल्द ही आएगा। इसमें हिस्ट्री का ही प्रश्न रहेगा और उसमें कुछ ज्योग्राफी का भी प्रश्न ऐड करने का कोशिश करेंगे।